हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज टेरिटरी। हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे क्लास 10 का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। आज वो कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि राइस, स्वीट, बाजरा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में, वो उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, जैसे कि प्लांटेशन क्रॉप्स का एग्जांपल है शुगर कैन, टी, कॉफी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। ओके। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। शुगर कैन, इट इज ए ट्रॉपिकल एज वेल एज ए सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ये एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। इट ग्रोव्स well in hot and humid climate with a temperature of 21 degree to 27 degree Celsius and an annual rainfall between 75 cm and 100 cm। और तो और इसे ग्रो होने के लिए एक अच्छा क्लाइमेट होना चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, जिसके अंदर टेम्परेचर होना चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक। और तो और एनुअल रेनफॉल होना चाहिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के आकर। ओके। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। और तो और जहाँ पे लो रेनफॉल होता है वहाँ पे इरिगेशन की जरूरत होता है, जिससे हमें ज़्यादा वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं ग्रो होने के लिए। इट कैन बी ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। और तो और इसे ग्रोन होने के लिए कोई भी सॉइल में ये ग्रोन हो सकता है, पर इसे लेबर की जरूरत है। फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग जो प्रोसेस होता है इसका ग्रो होने का। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राजील। और तो और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राजील। ओके। इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर। और तो और ये एक बहुत ही बड़ा सोर्स है शुगर का। गर मतलब जैगरी, और तो और कांधासारी एंड मोलासिस। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, और तो और जो मेजर शुगर केन स्टेट्स हैं वो है यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सारे हैं। ओके भाई, ये याद रख देना, 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं। ऑयल सीड्स इन 2015 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। 2015 में भारत विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का, चाइना के बाद। ओके। इन रेपसीड production, India was third largest producer in the world after Canada and China in 2015। और तो और जो रेपसीड प्रोडक्शन में इंडिया थर्ड पोजीशन में था कनाडा और चाइना के बाद 2015 में। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। और तो और यहाँ पे बहुत सारे ऑयल सीड्स, डिफरेंट ऑयल सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। और तो और ये कवर करता है अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। ओके। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर, जो मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड होता है ग्राउंडनट, कोकोनट, सीसैम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड, लिंसीड एंड सनफ्लावर, ये सब ग्रोन होता है। मोस्ट ऑफ दिस आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स। और तो और ये बहुत सारे अच्छे फ्लेवर के हैं और हम खा सकते हैं, और तो और कुकिंग में भी यूज होता है। However, some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetics and ointments। और तो और इसे हम रॉ मटेरियल की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें प्रोड्यूस करना होगा सॉप्स, मतलब साबुन, कॉस्मेटिक्स जो मेकअप के सामान में, और तो ऑइंटमेंट्स मतलब हम लोग दवा के तौर पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स for about half of the major oil seeds produced in the country. Gujarat,
वाज द सॉरी ग्राउंड नट जो है वो एक खरीफ क्रॉप है, और तो और वो हाफ ऑफ द मेजर सॉइल, और तो और जो इंडिया में ऑयल सीड्स जो प्रोड्यूस होता है ग्राउंड नट का ही आधा प्रोड्यूस होता है, मतलब ऑयल सीड्स का जितना प्रोड्यूस होता है उसका आधा ग्राउंड नट ही ज्यादा सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और तो और गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु उसको फॉलो करते हुए। लिंसीड्स एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स। लिंसीड और मस्टर्ड जो है वो रबी क्रॉप्स है। सीसैम इज ए खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ, और तो और सीसैम जो है खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में, और तो रबी क्रॉप है साउथ में। कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज खरीफ एंड रबी क्रॉप, और जो कैस्टर सीड है वो दोनों सीजन में हम उगा सकते हैं, रबी और खरीफ क्रॉप में। टी कल्टीवेशन, अभी हम टी कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, बोला था ना। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिशर्स, और तो और ये एक क्रॉप है ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस, और इंडिया में अभी जो टी प्लांटेशंस है वो तो इंडियंस ही ओन करते हैं। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स एंडोड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर। द बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फॉस्ट फ्री, और तो जो टी प्लांट के लिए जो क्लाइमेट होता है ना वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल होना चाहिए, और तो और वहां पे फर्टाइल लैंड होना चाहिए, रिच इन ह्यूमस होना चाहिए, और तो और ऑर्गेनिक होना चाहिए, मतलब ग्राउंड पूरा ऑर्गेनिक होना चाहिए लैंड को, और तो और इससे ग्रोन होने के लिए वार्म होना चाहिए, मोस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर, और तो और थोड़ा ठंडा भी रहना चाहिए साल भर। फ्रीक्वेंट सोर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड over the year ensure the growth of tinder leaves, और तो और जो फ्रीक्वेंट सोर्स होता है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ईयर के द्वारा वो ग्रोथ होता है टिंडर लीव्स में। टी इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, इट रिक्वायर्स abundantly चीफ एंड स्किल्ड लेबर। जो टी होता है ना वो एक लेबर, उसमें ज्यादा लेबर की जरूरत होता है, और तो और वहां पे चीफ और स्किल्ड लेबर की जरूरत होता है। टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस, और तो और ये ज्यादातर गार्डन्स में बना जाता है क्योंकि वो फ्रेश होना चाहिए। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, ये सब मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश आर आल्सो ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, और तो और इन्हें भी छोड़ के ये भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा वो भी ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया में। इन 2015 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। 2015 में इंडिया सेकंड पोजीशन में था टी प्रोड्यूसिंग में आफ्टर चाइना। कॉफी इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स बेस्ट क्वालिटी और गुड क्वालिटी। इंडियन कॉफी जो है वो गुड क्वालिटी के लिए माना जाता है वर्ल्ड में, और तो द अरबिक वेराइटी इनिशियल ब्रॉट फ्रॉम यमन इज प्रोड्यूस्ड द कंट्री, और तो और जो अरबिक वेराइटी है वो यमन ने ब्रॉट किया था कंट्री में। दिस वेराइटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और तो और ये वेराइटी दुनिया भर में फेमस है क्योंकि ये सबसे ग्रेट डिमांड मतलब अच्छा क्वालिटी का है। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदन हिल्स एंड टुडे its cultivation is confirmed to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and तमिलनाडु, और तो इस अभी जो हो रहा है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में ज्यादा हो रहा है टी कल्टीवेशन, कॉफी कल्टीवेशन। ओके, मूव टू द
Move to the next part, next paragraph. Horticulture crops. ये horticulture crops क्या है? In 2015, India was the second largest producer of fruits and vegetables in the world after China. 2015 में चाइना के बाद इंडिया इंडिया ने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में सेकंड पोजीशन में आ गया था. ओके, चाइना के बाद. ओके, इंडिया इज ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स. इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट और टेम्परेट क्लाइमेट के फ्रूट्स बनाता है, जैसे कि मैंगोस ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, चिरापुंजी, और तो और बनानास ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, लीची एंड गोवा ऑफ यूपी, बिहार, पाइनएप्पल ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, एप्पल्स ऑफ pears, apricots, walnuts of जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन ग्रेट डिमांड. ये सब इंडिया प्रोड्यूस करता है साल भर में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के तौर पे. और तो और इंडिया सेकंड नंबर पे है 2015 के अकॉर्डिंग में. ओके, इंडिया इज इंपोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो. ये सब बनाने में भी इंडिया पीछे नहीं है. ओके, सेकंड पोजीशन में था 2015 में. नॉन फूड क्रॉप्स. अभी नॉन फूड क्रॉप्स क्या होता है, जैसे हम इसमें पढ़ेंगे रबर, कॉटन, जूट के बारे में. ओके, रबर, it is an equatorial crop but under specific condition it is also grown in tropical and subtropical areas. और तो और ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है जो कि इक्वेटर के पास ही ज्यादा ग्रो होता है, पर इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन की जरूरत होता है. और तो और ये सिर्फ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ही ग्रोन होता है. इट रिक्वायर्स मोस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ रेनफॉल ऑफ ओवर 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस. और तो और इसे ग्रोन होने के लिए 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा उसको पानी चाहिए, रेनफॉल चाहिए, और तो और 25 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमात्रा टेम्परेचर होना चाहिए. रबर इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल. और रबर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रीज के लिए. इट इज मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गारो हिल्स ऑफ मेघालय, गारो हिल्स. ओके, ये सब वहां पे प्रोड्यूस होता है. रबर वहां पे प्रोड्यूस इन स्टेट्स में प्रोड्यूस होता है. अभी हम पढ़ेंगे फाइबर क्रॉप्स के बारे में. फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स इन ग्रोन इन इंडिया. जो कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क है, ये सबसे मेन फाइबर क्रॉप्स है जो कि इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है. और तो और जो फर्स्ट 3 आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल. और तो और वो सॉइल के अकॉर्डिंग से ही डिराइव हुआ है. जो द लेटर इज obtained from cocoons of the silkworms fed on the green leaves, especially mulberry. Rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as sericulture. अगर हमें सेरिकल्चर का मेन डेफिनेशन जानना होगा तो यहाँ पे 1 मार्क में आ सकता है कि व्हाट इज सेरिकल्चर. और डिफाइंड सेरिकल्चर हम बोलेंगे रेडिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर. जो सिल्क वर्म से हम जो प्रोडक्ट्स निकालते हैं सिल्क फाइबर को प्रोड्यूस करते हैं सिल्क फाइबर को, उसे हम सेरिकल्चर बोलते हैं. इंडिया इज बिलीव्ड टू द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट. और तो और सब लोग बोलते हैं कि इंडिया में कॉटन प्लांट का घर है. कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन 2000. कॉटन जो है सबसे मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए. इन इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना. और तो और जो 2015 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का आफ्टर चाइना. कॉटन ग्रोस वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. जो कॉटन होता है वो ज्यादातर
वेल ग्रोन करता है डेक्कन प्लेट्यू में, क्योंकि वहां पे ब्लैक सॉइल है जो कि फेवर करता है ग्रोन होने के लिए कॉटन को। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन। और तो और इसे चाहिए होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर और लाइट रेनफॉल चाहिए होता है, और तो इरिगेशन भी कम चाहिए होता है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। और तो और 210 दिन चाहिए होता है इसे ग्रोन होने के लिए, और तो और एक अच्छा क्लाइमेट में। इट इज अ खरीफ एंड रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर। और तो और इसे 6 to 8 मंथ की जरूरत होता है, बोला 210 डेज। ये खरीफ क्रॉप है। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ये सब स्टेट हैं कॉटन, मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। जूट। जूट इट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। और तो और इसे हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर क्योंकि जूट ग्रोस वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। जो जूट होता है वो रिन्यूड मतलब जहां पे फ्लड हुआ होगा, अगर हम तुरंत ही फ्लड होने के बाद, खत्म होने के बाद हम अगर वहां पे जूट कल्टीवेशन करेंगे तो फिर वो जो नया सॉइल होगा उसके ऊपर वो ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। इससे चाहिए होता है हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और तो और बहुत टाइम जो ग्रो होता है उसके अंदर हाई टेम्परेचर की जरूरत होता है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम और ओडिशा ये सब है मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। इट इज यूज्ड टू मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। और तो और हम लोग इसे जो गनी बैग्स, रोप्स, बैग्स, कारपेट्स, हम लोग ये सब बनाने के लिए इसे यूज करते हैं। और तो और ये बहुत ही हाई कॉस्ट का है। इट इज लूजिंग मार्केट टू सिंथेसाइज फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल्स, पर्टिकुलरली द नायलॉन। और तो और जो नायलॉन बनाने के लिए ये ज्यादा इस्तेमाल होता है, और तो और इसका ये बहुत ही कॉस्टली होता है। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या है, हम लोग एग्रीकल्चर में देखेंगे। इट वाज मेंशन इन द प्रीवियस पेज दैट एग्रीकल्चर हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। हाँ, हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर जो है इंडिया में हजारों सालों से चल रहा है। सस्टेन यूजेस ऑफ लैंड विदाउट कंफर्टेबल टेक्नो इंस्टीट्यूशन चेंज हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और तो और ये जो लैंड का जो कंफर्टेबल मतलब जो लैंड होल्ड कर रहा है अब तक, उसका लॉन्ग लास्टिंग मतलब जो सह रहा है वो अगर अच्छा टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस नहीं हुआ होगा तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं होता। इंस्पाइट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन लार्ज पार्ट्स ऑफ कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द एग्रीकल्चर। और तो इरिगेशन खराब होने की वजह से वो फार्मर्स जो सोच रहे डेवलप होगा इरिगेशन, उसके वो सोच रहे हैं पर हो नहीं रहा है। जहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है इरिगेशन, ज्यादातर फार्मर्स मानसून और नेचुरल फर्टिलिटी के लिए सॉइल का नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, क्योंकि अगर वो एक बार खराब होने के बाद खराब हो गया तो फिर उनका लैंड गया। फॉर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेस ए सीरियस चैलेंज। और जो ग्रोइंग पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, ये एक सीरियस चैलेंज हो जाएगा, हो चुका है। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर जो है 60% से भी ज्यादा पॉपुलेशन के लिए प्रोवाइड करता है लाइवलीहुड, नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल चेंज। और तो इसे सीरियस चेंज की जरूरत है। थस कलेक्टिवनाइजेशन, consideration of holding, cooperation and abolition of zamindari etc. were given priority to bring
about institutional reforms in the country after independence. और तो और जो जमींदारी सिस्टम को हटाया गया, मतलब और तो और फार्मर्स को ज्यादा कोऑपरेशन दिया गया, उनको लोन्स के ऊपर जो उनका जो इंटरेस्ट है उनको माफ किया गया, और तो ऐसे करके हम एग्रीकल्चर को हम बढ़ा सकते हैं. लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान. और तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस था, मेन टारगेट था लैंड रिफॉर्म. ओके, द राइट इनहेरिटेंस the right of inheritance had already led to fragmentation of land holding, necessitating consolidation of holding. The laws of land reforms were enacted, but the implementation of lacking or liquor. The government of India embarked upon introducing agriculture reforms to improve Indian agriculture in the 90s and 1960s and 1970s. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इंट्रोड्यूस किया लैंड को इंप्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए 1960s में और 1970s में. और तो और इसीलिए उन्होंने लागू किया ग्रीन रिवॉल्यूशन जो कि हेल्प करेगा एग्रीकल्चर को ग्रोन होने के लिए. उसके बाद व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, वेयर some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture. और तो और जो फ्लड को कैसे प्रिवेंट करेंगे एग्रीकल्चर लैंड से, वो भी एक स्ट्रेटेजी बनाया गया ताकि इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया जाए. बट दिस टू लेड to the concentration of the development in few selected areas. और तो और पर ये सिर्फ जो बहुत ही कम एरिया में ही डेवलप हुआ. Therefore, in the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated. इसीलिए 1980s और 90s में एक लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हुआ, which include both institutional and technical reforms. और तो और ये both technical और institutional reforms हुआ. Provision for crop insurance against drought. और तो इसमें उन्हें सलाह दिया जाता था कि कैसे हम ड्रॉट मतलब इरिगेशन सिस्टम को बढ़ाया जाए, फ्लड को हमें प्रिवेंट करना है, साइक्लोन, फायर, डिजीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स. और तो और यहाँ पे ग्रामीण बैंक्स का भी इम्प्लीमेंट हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और तो और बैंक्स भी ज़्यादा प्रोवाइड किया, लोन्स ज़्यादा प्रोवाइड किया गया ताकि फार्मर्स लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो उठाए और तो और इसका फायदा उठा सके. और तो और किसान क्रेडिट कार्ड, KCC, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम एंड आर सम अदर इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स. और तो और किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये सब भी लागू किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि हम लोग फार्मर्स को प्रोवाइड किया जा सके. मोरओवर, स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन. और तो जो स्पेशल वेदर के बारे में जानने के लिए रेडियो में और टीवी में इसका प्रोग्राम जारी किया गया. द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस. और तो गवर्नमेंट ने भी ये अनाउंस कर दिया है कि फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के द्वारा उन्हें चीजें बेची जाएगी. और तो रीमैनोटिव एंड प्रोक्रोमेटिक प्राइसेस फॉर इंपोर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेक्टेकुलर्स एंड मिडिलमैन. और तो जो उनका जो मिडिलमैन में जो बीच में जो लोग खरीदते हैं उन्हें फार्मर्स को अच्छे पैसे देना चाहिए ताकि फार्मर्स को भी ग्रोन होने के लिए मौका मिले. मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. जो एग्रीकल्चर जो है वो जीडीपी में कैसे हेल्प करता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में. Agriculture has been the backbone of Indian economy through it shares the
gross domestic product has registered a declining trend from 1951 onwards. In 2010 and 11 about 52% of the total work. जो जीडीपी में जो प्राइमरी एक्टिविटीज या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो होता है वो ट्रेंड नीचे आता जा रहा है, क्योंकि डे बाय डे हम लोग मॉडर्नाइजेशन या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरफ बढ़ रहे हैं। और तो और ये जो एग्रीकल्चर जो है धीरे धीरे कम आ रहा है, जीडीपी उसका उसके अंदर जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर वो उसका कम होता जा रहा है। द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इज द मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न बिकॉज एनी डिक्लाइन एंड स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर विल लीड टू डिक्लाइन। और तो ये एक बहुत ही सीरियस बात है, क्योंकि अगर ये बहुत डिक्लाइन हो गया या फिर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर हो गया तो फिर पूरा का पूरा फूड क्राइसिस हो जाएगा, फूड स्कैर्सिटी हो जाएगा, खाने को नहीं मिलेगा। इन अदर स्पेयर्स ऑफ द इकोनॉमिक हैविंग वाइडर इम्प्लीकेशन फॉर सोसाइटी। और तो लोगों पूरा खाने का प्राइस बढ़ जाएगा, जो रिच होंगे वो आसानी से खा पाएंगे और तो और जो पोर होंगे उन्हें खाने को नहीं मिलेगा। कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया made concerted efforts to modernize agriculture establishment of Indian Council of Agriculture Research ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका फुल फॉर्म है, जो इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया ताकि वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और तो वेसेंट्री सर्विस और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स में जाके लोगों के साथ अच्छे से बात करके उनको अच्छे से सलाह देके वेदर फॉरकास्ट के बारे में समझा के, मेट्रोलॉजी के बारे में समझा के वो जो फार्मर्स को है उन्हें प्रोत्साहित करे ताकि और भी एग्रीकल्चर अच्छे से ग्रोन कर सके, कैसे डेवलप हो सके। ये सब इंडियन एग्रीकल्चर के तौर पे प्रायोरिटी बढ़ाने के लिए ये सब इंडियन गवर्नमेंट कोशिश की। और तो और यहाँ पे एक टेबल दिया गया है कि कैसे जीडीपी को वो हर साल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब मेजर सेक्टर्स में प्रोड्यूस हेल्प करता है जीडीपी ग्रोथ होने के लिए। देखो इकोनॉमिक सर्वे 2015 एंड 16। ओके, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। जो ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर के ऊपर कैसे पड़ा। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ए न्यू फेनोमेना, इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन है वो कॉलोनाइजेशन के टाइम से ही चल रहा है। ग्लोबलाइजेशन का ये मतलब है कि हमारा मार्केट इंटरनेशनल मार्केट के साथ ट्रेड करे या फिर मिल जाए। इन द 19th century when European traders came to India, at that time too Indian spices were exported to different countries of the world. Farmers of South India were encouraged to grow these crops। और तो और जो स्पाइसेस है जो बाहर एक्सपोर्ट हो रहा था और तो और जो फार्मर्स है साउथ इंडिया में वो उनको भी एनकरेज किया जा रहा था क्रॉप्स के लिए, अच्छा बना रहे हैं। टिल टुडे इट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। और तो और ये एक इम्पोर्टेंट आइटम है आज भी इंडिया के लिए। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द British and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material from their textile industry। जो ब्रिटिश ने देखा कि यहाँ पे कॉटन बेल्ट भी है और इंडिया की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुए कॉटन के लिए, और तो और यहाँ से कॉटन लेके वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट करने लगे। वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरिश ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। और तो और यहाँ से बहुत सारे कॉटन लिया जाता था क्योंकि वहाँ पे जाके वो टेक्सटाइल बना मतलब ड्रेसेस बना सके अच्छा क्वालिटी के।
This was started because farmers of that region were forced to grow indigo on their land because it was necessary for textile industry which were located in Britain. और तो फार्मर्स को भी फोर्स किया गया कि इंडिगो प्लांटेशन किया जाए, क्योंकि इंडिगो प्लांटेशन अगर नहीं करेंगे तो फिर ब्रिटिशर्स को फायदा नहीं होगा, और तो और ज्यादा उन्हें ज्यादा रेंट भी देना पड़ा होगा. दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज. और तो और बहुत सारे फैमिलीज अनेबल मतलब ग्रो नहीं कर सकते थे, और तो और उन्हें अच्छा फैसिलिटीज नहीं मिल रहा था. इसलिए अंडर ग्लोबलाइजेशन particularly after 1990 the farmers in India have been exposed to new challenges. 1990 में ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद फार्मर्स के सामने बहुत सारे न्यू चैलेंजेस आए. डिस्पाइट बीइंग एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट, स्पाइसेस, आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries. और तो 1990s में इंडिया इन डेवलप्ड कंट्रीज के साथ compete नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनका बहुत ही हाईली मतलब उनका एग्रीकल्चर बहुत ही हाई लेवल का था. इसलिए टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स itself at the crossroad to make agriculture successful and profitable. और तो और आज इंडियन एग्रीकल्चर बहुत ही प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल है. प्रॉपर ट्रस्ट should be given to the improvement of the condition of marginal and small farmers. और तो अगर हम प्रॉपर एग्रीकल्चर करें, अच्छे कंडीशन में रखेंगे, मतलब जिस कंडीशन में ग्रो होना चाहिए, जिस क्रॉप को वहां पे रखेंगे, और तो और हम लोग स्मॉल फार्मर्स को भी हम लोग ज्यादा यूज करेंगे, तो फिर हम सक्सेसफुल हो सकते हैं एग्रीकल्चर में. द ग्रीन रिवोल्यूशन प्रॉमिस मच. और तो और ये काम ज्यादा काम कर रहा था ग्रीन रिवोल्यूशन, बट टुडे इट्स अंडर कंट्रोवर्सीज. और मगर इस टाइम पे वो कॉम्प्लिकेटेड है. इट इज बीइंग अलेज्ड दैट इट हैज caused land degradation due to overuse of chemicals. और तो और ये लैंड डिग्रेड कर देता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा यूज होता है केमिकल्स का, और तो और ड्राइंग एक्विफर्स, और तो और वो वैनिश कर देता है सॉइल फर्टिलिटी को, बायोडाइवर्सिटी को. ये बहुत ही खराब है लैंड के लिए. द कीवर्ड टुडे इज जीन रिवोल्यूशन विच इंक्लूड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग. कैन यू नेम one gene modified seed used vastly in India? In fact, organic farming is much in vogue today because it is practiced without factory made chemicals such as fertilizers and pesticides. जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर ना कोई फैक्ट्री आता है, और तो जो केमिकल्स यूज होता है, और तो ना कोई फर्टिलाइजर्स यूज होता है या फिर पेस्टिसाइड्स यूज होता है. और तो इट डज नॉट अफेक्ट द एनवायरमेंट इन नेगेटिव मैनर. और तो ये एनवायरमेंट को नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता. ए फ्यू इकोनॉमिक्स थिंक दैट इंडियन फार्मर्स have a bleak future if they continue growing food grains on their holding that smaller and smaller as the population rises. अगर जो इकोनॉमिक्स जो सोचते हैं इंडिया में कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ही खराब है, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मर्स है स्मॉल लैंड को होल्ड करके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और तो पॉपुलेशन जैसे बढ़ रहा है, उनके एग्रीकल्चर आगे रह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एग्रीकल्चर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है. द रूरल पॉपुलेशन इज अबाउट 833 मिलियन. जो रूरल पॉपुलेशन है अबाउट 833 मिलियन है, विच डिपेंड्स अपॉन 250 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड. और तो जो कि डिपेंडेंट है 250 मिलियन एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, एंड एवरेज ऑफ लेस देन half of a hectare per person. Okay, Indian farmers should diversify their cropping pattern from careless to high value crops. और तो इंडिया जो क्रॉपिंग पैटर्न जो करते हैं वो बढ़ाना चाहिए हाई वैल्यू क्रॉप्स के तरफ. दिस विल इंक्रीज इनकम्स एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली. और तो ये इनकम इंक्रीज करेगा, और तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होगा, बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, flowers
vegetables biodiesel crops like jatterop and jojoba need much less irrigation than rice or sugarcane. और जो क्रॉप्स है, फ्लावर्स है, जिसको कम चाहिए पानी वहां पे कम देना चाहिए, और तो जिसे ज्यादा पानी चाहिए उससे ज्यादा देना चाहिए, उसके हिसाब से क्रॉप्स को हैंडल करना चाहिए. India's diverse climate can be hastened to grow a wide range of high valued crops. और तो और इंडिया का उस हिसाब से क्रॉप ग्रो होना चाहिए जहां पे क्लाइमेट अच्छा हो, जिस क्लाइमेट में जो क्रॉप अच्छा होगा. ओके, so thank you guys for watching this video. I hope you like it. Please share it with your friends. At last I want to say, stay healthy, stay safe, stay home. Okay, जय हिंद, जय भारत.